हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिसर्च सेंटर में। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, इनके बचपन का नाम जूना खा था तथा इन्हें जौना खा भी बोला जाता था। इनके पिता गयासुद्दीन तुगलक थे। उपाधि इनको उलुग खा के मिली थी, जो कि इनके पिता ने दिया था। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। इनको देखिए, इतिहासकार जो थे रक्त पिपासु, पागल, सनकी, बुद्धिमान, मूर्ख शासक, ये सब बोलते थे। अधिकतर जो मुसलमान इतिहासकार हैं इनको उल्टा सीधा अभद्रता पूर्वक बोलते थे, क्योंकि ये जो है ना हिंदू त्योहारों में भी भाग लेता था, होली, दीपावली, दशहरा। तो इस वजह से बहुत उल्टा सीधा बोलते थे। मूर्ख शासक, पागल, सनकी, ये सब बोलते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित, बुद्धिमान शासक था। ठीक है, बहुत विद्वान था। इनके अनुसार, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार सर्वाधिक विशाल साम्राज्य इन्हीं के समय था। 23 प्रांत थे। ठीक है, सबसे बड़ा साम्राज्य इन्हीं के समय था और ये बुद्धिवाद दर्शन के उपासक थे। इन्होंने आदिलाबाद का किला, जहांपनाह नगर का निर्माण, ये सब करवाया था। इसको याद रखिएगा। देखिए, दरबारी जैन विद्वान जीन प्रभा सूरी तथा राजशेखर इन्हीं के दरबार में थे। इन दोनों विद्वानों ने सती प्रथा रोकने का काफ़ी अच्छा प्रयास किया था। ठीक है, इन सबको याद रखिएगा। कभी एग्जाम में पूछ देना तो फिर गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नंबर जो है बस मिल जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा। इन्होंने दीवाने कोही कृषि विभाग की स्थापना की थी और लगान 1/2 था। सॉरी, लगान जो था इनका 1/2 था उपज का। देखिए, हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी पढ़ा था। उसका भी जो राजस्व दर था 50% था और सेम इनका भी राजस्व दर कितना? 50%। तो इन लोगों का जो राजस्व दर था बहुत ज़्यादा था। ध्यान रखिएगा। इसी समय देखिए बहमनी राज्य और विजयनगर अस्तित्व में आया, इन्हीं के समय में। इब्न बतूता ये मोरक्को का यात्री था और अफ्रीका, मतलब मोरक्को दोस्तों ये अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, 1333 में भारत आया था। इसकी एक पुस्तक है रेहला। ध्यान रखिएगा, किसकी? इब्न बतूता की पुस्तक थी रेहला। और सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था ये, बहुत विद्वान था। मतलब इसको मतलब कई चीज़ों का जानकार था, बहुत चीज़ें मतलब ये अच्छी तरह से जानता था। जैसे में देखिए आयुर्विज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित सहित अनेक विद्याओं का ये जानकार था। ये दिल्ली सल्तनत का सबसे बुद्धिमान, ठीक है, सबसे विद्वान शासक था और सबसे शिक्षित शासक था। इसको याद रखिएगा। उस्र जक़ात को छोड़ करके, ये सब टैक्स है दोस्तों, उस्र जक़ात ये सब टैक्स है। इन दोनों को छोड़ करके कई सारे टैक्सों को खत्म कर दिया। 24 कष्टदायी कर जितने भी थे 24 उनको खत्म कर दिया। ध्यान रखिएगा। सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, मतलब ईश्वर जो है सुल्तान का समर्थक है। अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, इसका मतलब हुआ ईश्वर सुल्तान का समर्थक है। ये चीज़ें लिखवाया किस पे? सिक्का पर। देखिए, इसने भारतीय मुसलमान और गैर तुर्कों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया, जिसके कारण बर्नी की जलती थी। ठीक है, तो बन्नी की जल्दी थी, इसलिए उनको मोहम्मद बिन तुगलक को नाई बोलता था, रसोइया बोलता था, माली बोलता था, जुलाहा बोलता था, छिछोरा बोलता था। मतलब ये नहीं चाहता था कि भारतीय मुसलमान भी और प्लस जो तुर्क मुसलमान थे वो भी मतलब ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं इसके शासनकाल में। भारतीय मुसलमान बोलते दोस्तों जो बाहरी आक्रांता आए थे, इस्लामिक आक्रांता, यहाँ पे मार काट करके हिंदुओं को मुसलमान बना दिए थे, उनकी बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जौना खा, उलुग खा की उपाधि के साथ गयासुद्दीन की मृत्यु के 40 दिन बाद युवराज बनता है। ठीक है, और इब्न बतूता ये जो है ये 1333 से 1347 तक दिल्ली में रहा और दिल्ली में 8 वर्ष तक काजी रहा। ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद 1342 में सुल्तान का, मोहम्मद बिन तुगलक का राजदूत बनकर के चीन जाता है वहाँ पे। ठीक है, कहाँ जाता है? चीन जाता है। ये सब जो है उसकी एक पुस्तक है इब्न बतूता की, किताबुल रेहला। उसी को दोस्तों रेहला बोल दीजिए या फिर किताबुल रेहला। ठीक है, इसमें ये सब मतलब वर्णन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दीवान कोही विभाग का मतलब स्थापना किया था, इसका गठन किया था। किस लिए किया था? ये कृषकों के हित के लिए किया था। इसको ध्यान रखिएगा। और 1325-27 में दोस्तों दोआब में कर वृद्धि हो कर दिया था। उस समय जब दोआब में जब कर वृद्धि किया, ये इलाहाबाद का क्षेत्र दोस्तों, 2 नदियों के बीच की भूमि, गंगा और यमुना के बीच की भूमि, ठीक है, इलाहाबाद के क्षेत्र में इसने दोआब में कर वृद्धि कर दिया था। तो वहाँ पर उसी समय दुर्भाग्य से अकाल पड़ गया। ठीक है, क्या पड़ गया? अकाल। तो उसमें जब खाने के लाले पड़ गए तो कोई कर कैसे देगा? एक तो ऑलरेडी कर में वृद्धि कर दी गई थी, तो बहुत यहाँ पे मतलब बहुत ज़बरदस्ती ये सब चीज़ें वसूला जा रहा था। जो उनके सैनिक थे वो तो बस अपने सुल्तान के आदेश का पालन करना जानते हैं। उनको मिला है कि हाँ टैक्स वसूलो, ये टैक्स वसूल रहे थे। जो नहीं देता था उससे ज़बरदस्ती मार पीट करके उसका सामान वामान भी ले लिया जाता था। लेकिन फिर बाद में सुल्तान को पता चला इसके बारे में कि अरे वहाँ पर तो अकाल पड़ गया है, तो इसको बड़ा पछतावा हुआ। फिर इसने वहाँ पे
कम दाम पर कर्ज दिया, कम दाम पर मतलब दोस्तों कम ब्याज पर कर्ज दे करके वहाँ स्थिति सुधारी। ठीक है, इसको नहीं पता था कि वहाँ अकाल अकाल पड़ा है। उसके बाद राजधानी परिवर्तन करता है। देखिए दोस्तों, ये ना मतलब बहुत ही विद्वान और बहुत ही शिक्षित था, तो ये हमेशा फ्यूचर की सोचता था, हमेशा फ्यूचर की सोच के प्लानिंगें बनाता था। लेकिन प्लानिंग तो बनाता था दोस्तों अच्छे चीज़ के लिए, लेकिन इसका कभी मतलब सफल नहीं हो पाता था। ठीक है ना, हमेशा ये अच्छा कार्य करना चाहता था लेकिन सफल ही नहीं हो पाता था। अब करे तो करे क्या, आइए देखते हैं। देखिए, इसने राजधानी परिवर्तन किया, कुछ सोच करके इसने राजधानी परिवर्तन कर दिया। ये चाहता था कि दिल्ली राजधानी न बना करके अब हम दौलताबाद मतलब दक्षिण भारत में हम राजधानी को शिफ्ट कर दें। क्यों किया था, इसका मतलब कारण क्या था दोस्तों? ये मंगोलों से बहुत डरता था। ठीक है, इसे मंगोलों से बहुत डर लगता था, इसलिए मंगोलों की रिश्वत देता था, ये पैसे देता था कि आप हमारे पर आक्रमण ना करें, इसलिए मंगोलों को ये पैसे देता था। ठीक है ना, जैसे गुंडा टैक्स देते हैं ना आज के समय में, बस वही चीज़ें। तो इसको हमेशा डर लगा रहता था कि दिल्ली जो है ये मंगोलों के सीमा के पास में ही है, वो कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। जब अगर वो दिल्ली पर आक्रमण कर दिए, दिल्ली पर कब्जा कर ली, तो पूरे भारत पर कब्जा कर लेंगे। ठीक है, जो मेन गद्दी है दिल्ली की, अगर वहाँ पर कोई कब्जा कर ले तो फिर तो सोच लीजिए कि पूरे भारत पर कब्जा कर लेगा। तो इसको डर लगता था, जरूरी हो गया था कि इसको दिल्ली को मतलब राजधानी को शिफ्ट कर दे, कहाँ? दौलताबाद में, दक्षिण भारत में। और दूसरी बात कि दक्षिण भारत में कंट्रोल नहीं कर पा रहा था दिल्ली में रह करके, तो सोच रहा था कि अगर वहाँ पे चले जाएंगे तो दक्षिण भारत में कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, तो इन सब सोच करके, ये सब चीज़ें बातें सोच करके इसने दिल्ली मतलब राजधानी परिवर्तन का आदेश दे दिया। और उसने ये बोला कि 1327 के बाद मुझे दिल्ली नगर में एक भी व्यक्ति दिखना नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद दोस्तों राजधानी परिवर्तन शुरू हो गया, और भीषण गर्मी का समय था, उस समय बहुत गर्मी पड़ रही थी। और उसी समय मतलब जितने लोग थे अपना सामान फमान, राशन पानी सब ले करके अपना पैदल ही उस समय भीषण गर्मी में निकल पड़े दक्षिण भारत में। दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर सिर्फ पैदल ही, ध्यान रखिएगा। उस समय ट्रेन और प्लेन ये सब नहीं चलती थी। एक तो भीषण गर्मी, ठीक है, उसके बाद उतना व्यवस्था नहीं था कि कुआं हो गया, पानी आने पीने के लिए उतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं थी। ये लोग वैसे ही निकल पड़े, बहुत सारी जनसंख्या, आधी जनसंख्या तो वैसे ही टपक के मर गई गर्मी से। उनको ना पीने को पानी मिला, ना कुछ वो रास्ते में ऐसे टपक टपक के मर गई। और दोस्तों इसका वर्णन मिलता है कि बहुत मतलब जो अपाहिज थे तथा जो अंधे थे, राजधानी परिवर्तन के वजह मतलब जो राजधानी परिवर्तन हुआ उसका इनको बहुत बड़ा चुकाना पड़ गया। अपाहिजों को मार दिया गया। अपाहिज जाते तो कैसे जाते? 1500 किलोमीटर दूर पैदल जाना था, कैसे जाते? लूले लंगड़े नहीं जा पाते, इसलिए उनको मार दिया गया। और जो अंधे थे ना, उनको घोड़ों के पूंछ में उनका हाथ बांध दिया गया और घोड़े उनके घसीटते हुए ले गए। बच गए तो ठीक है, वहाँ पर रहें, नहीं बचे तो खत्म, रास्ते में फेंक दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से जैसे तैसे वहाँ पे आधा तो वैसे ही मर गए, आधा वहाँ दौलताबाद पहुँचे। तो वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पे तमाम समस्याएं होंगी, जलवायु समस्याएं, मतलब जलवायु ये सह नहीं, मतलब जो दिल्ली में जलवायु थी वो दक्षिण भारत में दोस्तों जलवायु कुछ और रहेगी, तो वहाँ बीमार सिमार पड़ना। उसके बाद वहाँ पर क्या करें, क्या कमाएं, क्या खाएं? दिल्ली में तो उनका व्यवसाय था, अब वहाँ पर कौन सा व्यवसाय शुरू करें, क्या करें क्या नहीं करें? तो इस तरह से बड़ा मुश्किल मतलब बहुत समस्या खड़ी हुई। तो इस तरह से अंत में फिर मोहम्मद बिन तुगलक को ये आदेश वापस देना पड़ा कि ठीक है अब दिल्ली चलो, अब यहाँ पे हमें सूट नहीं करा, अब दिल्ली ही चलो। तो इस तरह से देखिए इनका जो प्लानिंग था विफल हो गया। वहाँ से कैसे कैसे बेचारे गर्मी से, भीषण गर्मी से 1500 किलोमीटर दूर पैदल आए। अब ये आदेश देने के नहीं, अब यहाँ पर सूट नहीं करा, अब दिल्ली चलो। तो इस तरह से इनका ये भी विफल हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इन्होंने सोचा कि अपने राज्य का विस्तार किया जाए। तो ये ट्रांस अक्सियाना तथा खुरासान पड़ता है दोस्तों एक जगह ईरान में, वहाँ जीतने के मतलब उसको जीतने की योजना बनाए। ठीक है, इनकी योजना बहुत अच्छी थी बट सफल नहीं हो पाती थी। तो इन्होंने क्या किया, 3,70,000 सैनिकों को 1 साल का एडवांस में वेतन दे दिया। अब आप ही बताइए, किसी को एडवांस में वेतन दे देंगे तो ढंग से काम करेगा? नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि आप पहले दे देंगे तो वो अपना पैसे ऐसे ले लेकर मौज मस्ती करेगा। अगर उससे काम करवाएगा तो उसको पता है कि हमें अब हम काम करेंगे तो इसके बाद पैसे नहीं मिलने वाले, इसलिए अच्छे से काम नहीं करेगा। और दूसरी बात, 1 साल का वेतन एडवांस में दे दिया, इसका राजकोष खाली हो गया, पूरा राजकोष खाली हो गया। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि जो योजना बनाया था उस पर आक्रमण करने की, वो आक्रमण कर ही नहीं सका ढंग से। ठीक है,
तो इसका राजकोष खाली हो गया इस तरह से। तो ये भी देखिए इसकी प्लानिंग फेल ही हो गई। 1 साल का वेतन देने का एडवांस में क्या मतलब है, बहुत करते महीने 2 महीने के दे देते, 1 साल का ही वेतन एडवांस में दे दिया था, अब कोई मतलब नहीं निकला। तीसरा दोस्तों सांकेतिक मुद्रा का चलन कराया, ठीक है। उस समय विश्व में चांदी की कमी पड़ गई थी। और दूसरी बात इसने ये मतलब दिमाग लगाया कि जो बहुमूल्य धातुएं हैं उनका क्षरण हो रहा है, तो इसको मतलब बचाने के लिए, प्लस विश्व में चांदी कमी हो गई है, इसके लिए क्या किया कि उसने इन बहुमूल्य धातुओं की जगह कांसे की मुद्राएं चलाया। देखिए इसका प्लान कितना बेहतर था, बहुत अच्छा ढंग से, मतलब बहुत अच्छा प्लान था, लेकिन सफल ही नहीं हो पाता था दोस्तों। करे तो करे क्या, उसने इन सब धातुओं को बंद करवा करके कांसे की मतलब मुद्राएं चलाया। जितनी भी सोना चांदी मतलब सॉरी जो भी चांदी आदि की मुद्राएं थी सबको अपने राजकोष में जमा करवा दिया, और कांसे की जो मुद्राएं थी उनको बाजार में निकाला, सबको कांसे की मुद्राएं दी। जब कांसे की मुद्राएं दे दी तो क्या हुआ ना कि जो जनता थी, बहुत चालाक है जनता, ठीक है, उसमें से बहुत से लोगों ने नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए, कांसे के नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। जब नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए तो बहुत सारा मतलब कांसा का सिक्का मार्केट में आ गया। सुल्तान को जब यह बात पता चली तो उसने फैसला किया कि अब कांसे के सिक्के को बंद कर दी जाए, और मतलब जितना भी कांसा का सिक्का है उसको जमा करो और अपना ये चांदी का सिक्का लो। तो बहुत सारे मार्केट में कांसे के सिक्के आ गए थे। अब वो तो जो नकली बनाए थे वो तो आप फ्री का जाकर के चांदी का सिक्का लेंगे, ठीक है, सरकार से। तो इन सब ने क्या किया कि जाकर के फ्री का वो कांसे का नकली बना बना के वहाँ पे मतलब सुल्तान के पास जमा करते गए और वहाँ से चांदी का सिक्का प्राप्त करते रहे। तो इस तरह से भी राजकोष फिर से खाली हो गया। देखिए इनकी प्लान बहुत बेहतर ढंग से थी, ये फ्यूचर को लेकर के थी, लेकिन ये भी विफल हो गए, ठीक है। और ये जो है ना, ये जो मतलब प्रयोग कर किए थे, जो ये सिक्के वाला प्रयोग किए थे, इन्होंने सबसे पहले देखा था कि चीन का जो कुबलई खां है ना, उसने ये प्रयोग कर चुका था और ये सफल भी रहा। उसके बाद ईरान का गजन खां, ये भी मतलब ऐसा कार्य किया था, वो भी सफल था। मंगोलों ने भी ऐसा किया था, वो भी सफल थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि हमारे भारत में सफल नहीं हो पाया। दोस्तों हमारे भारत में ना मतलब क्या बताएं, इतने महान महान विद्वान है ना को हमेशा बस जुगाड़ में लग जाते हैं लोग। हमें तो लगता था कि ये लगता था कि आज के समय में जुगाड़ वाले लोग हैं, लेकिन उस समय भी जुगाड़ वाले लोग थे हमारे भारत के लोग। कुछ नहीं तो नकली सिक्के बना करके जाकर के चांदी का फ्री का सिक्का लेके चले आए, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए कराचिल सैन्य अभियान होता है। कराचिल सैन्य अभियान क्या है, देखिए ये जो है ना, ये आधुनिक कुमायूं जिला, ठीक है, आधुनिक कुमायूं जिला में ये कराचिल सैन्य अभियान होता है। कब की बात है दोस्तों, ये मोहम्मद बिन तुगलक की बात, मतलब उस समय की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। इसमें ये जो सैन्य अभियान चलाया गया था, किस लिए चलाया गया था, ये चीनियों की जो बढ़त है ना उसको रोकने के लिए किया गया था। जो चीनी थे उन लोगों को मतलब उन लोगों का जो बढ़त हो रहा था, बहुत मतलब यहाँ पे आक्रमण करना सोच रहे थे, तो ये मतलब जो कराची सैन्य अभियान है ये उसी लिए स्पेशली कराया गया था, ध्यान रखिएगा इसको। इसमें क्या हुआ कि जब सेना गई वहाँ पे, जब उस एरिया में गई तो वहाँ पे बर्फीली तूफान में फंस गई, मतलब बहुत ही ठंडी बर्फीला तूफान आया, उसमें फंस गई। लगभग में 10,000 सैनिक थे और सभी के सभी को अपनी जान गंवानी पड़ी। कुछ उसमें से बचे, कुछ उसमें दोस्तों मतलब कहने का मतलब एकदम कम जो बचे, और जैसे तैसे अपनी जान बचा करके निकले तो सही, बट उनको बीमारियों ने जकड़ लिया, ठीक है, उनको बीमारियों ने जकड़ लिया और वो मारे गए। तो ध्यान रखिएगा। तो ये कराचिल सैन्य अभियान था, बहुत ही मतलब पहाड़ी एरिया, हिमालय को तो आप जानते ही हैं कितना खतरनाक है। तो उसी एरिया में वो फंस गए थे और भयंकर बर्फबारी हो रही थी, बहुत बड़ा तूफान था, उसी में फंस गए। जो जहाँ जैसे था वो ठंड के मारे मर गए। जो थोड़ा बहुत बचे वो बेचारे बाहर तो निकले सही, लेकिन बीमारी की वजह से मर गए। देखिए तागी के नेतृत्व में ना गुजरात में विद्रोह हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ, ठीक है। तो ये जो तुगलक साहब थे ये दौलताबाद में उस समय थे, ठीक है, दौलताबाद से ये गुजरात निकल गए। वहाँ पे तागी को उन्होंने मतलब आक्रमण करके उसको पराजित कर दिया, लेकिन तागी वहाँ पे अपनी जान बचा करके सिंध भाग गया। जब सिंध भाग गया तो वहाँ पे कुछ दिन रहे, अपना व्यवस्था को मैनेजमेंट किए। उसके बाद ये सिंध के लिए रवाना हो गए, ये सिंध के लिए रवाना हो गए कि तागी को पकड़ेंगे और उसको मार डालेंगे। लेकिन रास्ते में क्या हुआ कि रास्ते में ही थट्टा नामक एक जगह थी, वहाँ पे 20 मार्च 1351 को इनकी मृत्यु हो जाती है, बीमार पड़ जाते हैं और फिर मृत्यु हो जाती है। इसको ध्यान रखिएगा। बदायूं ने इनके बारे में लिखा है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई।
तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये मोहम्मद बिन तुगलक का चैप्टर समाप्त होता है और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ध्यान रखिएगा और ठीक है, नमस्कार। फिर वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं।